हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का आईपीएल पार्ट 2 में। और आज जब ये आप तक वीडियो पहुंचेगा तब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट हो चुका होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा होगा उसका शायद लंच वगैरह हो चुका होगा और हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये पता चल जाएगा कि कौन टीम में खेल रहा होगा और ये फर्स्ट टेस्ट मैच किस तरीके से जाने वाला है ये भी हमें शायद पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 6:43 हो रहे हैं सुबह के। तो खास बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से हर किसी ने अपनी प्लेइंग 11 बना रखी थी और एक खुद की प्लेइंग 11, एक ऑडियंस की प्लेइंग 11, एक फुफ्फड़ की प्लेइंग 11, एक घर वालों की प्लेइंग 11, तो इस तरीके से प्लेइंग 11 बना के उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को टीम में खिला दिया था, हर किसी का डेब्यू करा दिया था और बाहर टीम के कोई बचा नहीं था। 4 सेट ऑफ टीम बनाने के बाद कोई भी बाहर बचा नहीं हुआ था। बट आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अलावा बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड को क्या सीखने की जरूरत है। टिम साउदी जो कि अपने रिटायरमेंट के इतने क्लोज हैं, वहां पे न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें काइंड ऑफ एक क्लियर मैसेज दिया और उनके अकॉर्डिंगली वो उनके रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड WTC के फाइनल में पहुंचता है तो लॉर्ड्स में उनका रिटायरमेंट होगा, लास्ट टेस्ट मैच होगा, और अगर नहीं पहुंचता है तो इंग्लैंड में जो सीरीज होगा वो उनका लास्ट टेस्ट मैच होगा। ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे है अपने प्लेयर को एक ट्रिब्यूट देना या फिर उसको उसके करियर का ड्यू देना। तो बाकी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को ये सीखने की जरूरत है और न्यूजीलैंड को शायद इसलिए ही हर कोई पसंद करता है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। Yeah, I mean, look, it's really been a boy's own career, and New Zealand cricket would love him to finish in the boy's own way, with ideally at Lords, but if not at Seddon Park. No, he will absolutely go down as one of New Zealand's greatest. अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाऊंगा, क्योंकि उसके बिना शायद हमारे काम को वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो संजय मांजरेकर ताऊ है, ये बंदा शायद से पिट के मानेगा, ऑडियंस से तो बाद में पिटे, बट मुझे ऐसा लगता है शायद क्रिकेटर से पहले पिट जाएगा, क्योंकि शमी के रिगार्डिंग इन्होंने कमेंट किया है और उस कमेंट में ये बोला है कि शमी की इंजरी की वजह से शायद इस साल शमी को वो प्राइस ना मिले और उनके जो मार्केट वैल्यू है उसमें शायद डिप देखने को मिले। तो शमी ने बकायदा स्टोरी लगाते हुए ये कहा है कि थोड़ा सा फ्यूचर आगे के लिए बचा ले और किसी को अगर अपना भविष्य देखना है तो सर को कांटेक्ट करे। तो मुझे ये लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये पहुंच भी रखे और ये कहीं शायद लॉकर रूम में बुला के पिटे ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में संजय मांजरेकर के आंखें काली हो, मुंह सूजा हो, तो ऐसे नजारे अगर देखने को मिलते हैं तो शायद हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। वेल, ये तो इनकी हरकतें हमेशा से ही रहेंगी। वहां रिकी पॉन्टिंग भी कुछ बोल रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट डिफेंड कर रहे हैं, गौतम गंभीर ने कुछ बोला, ये सारी भसड़ चलती रहेगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जिस टीम के बारे में हम बात करेंगे वो होगी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस को लेके मैंने इंडिया और बांग्लादेश का जब टेस्ट मैच चल रहा था, जब वो सीरीज चल रही थी, उस टाइम पे ही मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों मुंबई में रिटेन हो और हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियन के कैप्टन हो। बट मैं ये नहीं चाहता कि सूर्य कुमार यादव उस टीम में हो और जसप्रीत बुमराह इस टीम में हो। मैं उन दोनों को मेगा ऑक्शन में, मतलब ऑक्शन में आते हुए देखना चाहता था, बाकी टीम्स को उनके लिए बिड करते हुए देखना चाहता था, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छा होता अगर वो दोनों ही ऑक्शन में आते और टीम्स किस तरीके से अप्रोच करती, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता। बट समहाउ ये मुंबई का मास्टर स्ट्रोक है कि मुंबई ने किस तरीके से इन चारों प्लेयर को रिटेन किया। हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, एक टाइम पे वो टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन होने वाले थे, बट सडनली सूर्य कुमार यादव T20 कैप्टन बनते हैं। रोहित शर्मा हमारे ODI और टेस्ट मैच के कैप्टन, वो हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे। और जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर में पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह कैप्टन करने जा रहे, तो काइंड ऑफ 3 कैप्टन हार्दिक पांड्या के अंडर खेलने वाले। और तिलक वर्मा को भी इन्होंने रिटेन किया है, ईशान किशन को रिटेन नहीं किया है, और जो राइट टू मैच मुंबई के पास बचा है वो ईशान किशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईशान किशन कैप्ड इंडियन है और कैप्ड इंडियन वाला जो कोटा है वो मुंबई इंडियन ने पूरा कर लिया है। तो अगर ईशान किशन उन्हें अपनी टीम में चाहिए तो मुंबई को ऑल आउट उन पे बिड करना होगा। बट इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे जो मेन रीजन मुझे समझ में आता है वो ये है कि मुंबई ने एक्चुअली में फसाद के जड़ को ही काटा है। मार्क बाउचर को इन्होंने ऑलरेडी बाहर कर दिया है, उनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, तो मार्क बाउचर अब मुंबई इंडियन के कोच नहीं होंगे। और मुंबई ने जिन प्लेयर्स को रिलीज किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम
नाम तो ईशान किशन है, टिम डेविड है, नमन धीर है, नेहल वडेरा है, विष्णु विनोद है, डेवाल्ड ब्रेविस, पीयूष चावला, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज, मोहम्मद नबी भी है, शम्स मुलानी, रोमारियो शेफर्ड जिसने दिल्ली के अगेंस्ट नॉर्किए को एक ओवर में 30 रन मारे थे, 30 या 32 रन मारे थे, जिसकी वजह से मुंबई लास्ट ईयर उन कुछ चंद मैचों में से एक मैच था जिसको रोमारियो शेफर्ड ने अकेले के दम पे जिताया था मुंबई को। और जेराल्ड कोटजे को छोड़ा है इन्होंने, कुमार कार्तिकेय को छोड़ा है, आकाश मधवाल को भी छोड़ा है जिसने जब जसप्रीत बुमराह इनके लिए अवेलेबल नहीं था, जिस साल रोहित शर्मा की लास्ट कैप्टनसी थी, उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मुंबई के लिए। और अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने रिलीज किया है, रिटेन नहीं किया है। फिर लूक वुड को किया है, जेसन बेहरनरॉफ को किया है और नुमान तुषारा को किया। और इनके पास जो इंडियन प्लेयर्स का स्लॉट बचा है वो 20 है, ओवरसीज का 8 है, राइट टू मैच 1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ईशान किशन के लिए वो यूज नहीं कर सकते, टिम डेविड के लिए भी नहीं कर सकते, तो नमन धीर के लिए कर सकते हैं, नेहल वडेरा के लिए भी शायद से कर सकते हैं ये लोग। तो लेट्स सी ये किसके लिए यूज करते हैं। वैसे करने को तो ये आकाश मधवाल के लिए भी कर सकते हैं, बट लेट्स सी मुंबई का प्लान किस तरीके से, वो किसको रिटेन करना चाहेंगे। बट अब मुंबई को कीपर तो चाहिए। अगर वो ईशान किशन के लिए नहीं जाते तो उनके पास ऑप्शन बचता है केएल राहुल का, ऋषभ पंत का, जॉश बटलर का, फिल सॉल्ट का। लेकिन पंजाब और आरसीबी से सीधे लड़ाई होगी इनकी, तो लेट्स सी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद। इनके भी काइंड ऑफ जो रिटेंशन था वो बहुत ही ऑब्वियस था। हेनरी क्लासन को करना ही था, पैट कमिंस को करना ही था, अभिषेक शर्मा को करा है इन्होंने, राइट टू मैच के लिए नहीं रखा है, फिर ट्रेविस हेड को किया है और इन्होंने किया है नीतीश कुमार रेड्डी को। तो काइंड ऑफ ऑब्वियस था और नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर ये ऑक्शन टेबल पे जाते तो मुझे लगता है कि पंजाब और आरसीबी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला था नीतीश कुमार रेड्डी पे, क्योंकि एज अ बैटर उनके पास अच्छा खासा टैलेंट है और काइंड ऑफ एक स्टैब्लिश बैटर की तरह बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग में भी एटलीस्ट लाइन और लेंथ फॉलो कर सकते हैं। स्पीड शायद उतनी नहीं है, बट एक्सपीरियंस के साथ वो चीज आ जाएगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह नीतीश कुमार रेड्डी को देख सकते थे दूसरी टीम, बट सनराइजर हैदराबाद ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। तो हेनरी क्लासन इनके सबसे महंगे प्लेयर रहे, 23 करोड़ में इनको रिटेन किया गया और इनके पास जो अवेलेबल पर्स बचा है वो सिर्फ 45 करोड़ का है और जो पर्स इन्होंने यूज किया है वो 75 करोड़ है। अवेलेबल इंडियन प्लेयर्स का स्लॉट 20 है, ओवरसीज का 5 है और राइट टू मैच इनके पास सिर्फ 1 है। और इन्होंने जिनको रिलीज किया, अब इनके रिलीज प्लेयर भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब्दुल समद है, मयंक अग्रवाल है, अनमोल प्रीत सिंह है, एडन माकरम है, राहुल त्रिपाठी है, फिर मार्को जेंसन है, गेन फिलिप है, फिर शहबाज अहमद है, वॉशिंगटन सुंदर है, वरेंदु हसरंगा है, आकाश सिंह है, फजल हक फारूकी है, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार के लिए मुझे लगता है इनको राइट टू मैच यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अब काइंड ऑफ अनकैप्ड प्लेयर है। भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट जो इंडिया के लिए खेला था उसको शायद 4-5 साल हो चुके हैं, तो अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में भुवनेश्वर कुमार आए, तो राइट टू मैच भुवनेश्वर कुमार के लिए ये शायद यूज कर सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। उसके बाद मयंक मार्कंडे, टी नटराजन। नटराजन के लिए भी वैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि नटराजन ने लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नटराजन शायद इंडिया टीम के लिए खेले हुए हैं तो शायद अनकैप्ड की कैटेगरी में ना आए, तो शायद उनके लिए यूज ना कर पाए। बट तो लेट्स सी। उमरान मलिक, जयदेव उनादगढ़, तो ये हैदराबाद की टीम ने रिलीज किया और हैदराबाद का सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी बॉलिंग यूनिट तो बनानी है, क्योंकि बॉलर्स इनके पास एक पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने रिटेन किया है। टॉप ऑर्डर इनका काइंड ऑफ सेट है, मिडिल ऑर्डर इनको बनाना है और बॉलिंग यूनिट इनको चाहिए। तो लेट्स सी। इनके पास ऑप्शन तो है भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन को वापस लाने का, बट लेट्स सी, क्या पता इनके कोई और प्लान्स हो, क्योंकि सिराज भी अब ऑक्शन में है, तो सिराज को भी लेके आ सकते हैं और सिराज हैदराबाद के भी हैं, तो एक होम कनेक्ट भी होगा। और शायद अगर हैदराबाद सिराज को लेके आते हैं, सिराज का भी फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, बट सिराज में वो क्वालिटी है, तो सिराज को लेके आ सकते हैं और सही टीम के साथ, शायद पैट कमिंस के साथ मे भी कुछ अलग देखने को मिले हमें, तो पॉसिबिलिटी है कि हैदराबाद सिराज को लेके आए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने काफी शॉकिंग डिसीजन लिए, ध्रुव जुरेल को इन्होंने 14 करोड़ दिया, जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि ध्रुव जुरेल अगर ऑक्शन टेबल पे जाते तो शायद इतना नहीं देना पड़ता, बट ध्रुव जुरेल को कम में भी रोक सकते थे। 10 या 11 करोड़ शायद एक डिसेंट अमाउंट होता, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ध्रुव जुरेल को मिलना नहीं चाहिए या वो डिजर्व नहीं करते, वो 14 से भी ज्यादा डिजर्व करते, उन्हें मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। बट मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, एक जनरल ओपिनियन या एक
जनरल मार्केट में क्या बात चल रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो क्रिटिसाइज करने मत पहुंच जाना। तो राजस्थान ने रिटेन किया है संजू सैमसन को, यशस्वी जायसवाल को, रियान पराग को, और रियान पराग को रिटेन करके इन्होंने एटलीस्ट ये दिखा दिया है कि रियान पराग में इन्होंने बहुत टाइम से बहुत ट्रस्ट दिखाया। जब रियान पराग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तब भी राजस्थान ने उन पे ट्रस्ट दिखाया, तो रिटेन करके एटलीस्ट ये एक प्लेयर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और एक टीम, एक फ्रेंचाइज उसकी वैल्यू करती है, उसको सपोर्ट करती है इन गुड और बैड बोथ वेज। तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान को यस नहीं छोड़ना चाहिए रियान पराग को। ध्रुव जुरैल को रिटेन किया, सिमरन हेटमायर को किया, संदीप शर्मा, इस नाम को रिटेन देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि संदीप शर्मा कभी भी इंडियन टीम के लिए उतने अच्छे नहीं थे। आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिली, या फिर वो चांसेस, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट एटलीस्ट एक T20 लीग में आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो कि एक रॉ रियल टैलेंट को अप्रिशिएट करे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और शायद इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब ही ये होना चाहिए कि इंडियन प्लेयर्स को वो वैल्यू मिले और वो रिस्पेक्ट मिले जो वो डिजर्व करते। तो ये शायद इंडियन प्रीमियर लीग का एक मेन मोटो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वो राजस्थान से दिखा कि संदीप शर्मा को उन्होंने जिस तरीके से रिटेन किया है, क्योंकि ना उनकी बॉडी उस तरीके की है कि वो पीआर कैंपेन वगैरह के लिए एक प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, या फिर वो पेस उस तरीके की है कि बहुत ज्यादा हाइप हो उनके नाम के लिए, बट बंदे का परफॉर्मेंस बोलता, बंदा जिस सिचुएशन में बॉलिंग करने आता है या जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करता है वो उसकी क्वालिटी दिखाता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और राजस्थान ने जो पर्स स्पेंड किया ये बहुत ज्यादा है, मतलब राजस्थान ने 79 करोड़ स्पेंड किया, और इनके पास जो पर्स बचा है वो 41 करोड़ का बचा है। इंडियन प्लेयर्स के लिए अवेलेबल स्लॉट इनके पास 19 है, ओवरसीज के लिए 7 है, और राइट टू मैच इनके पास एक भी नहीं है। केकेआर के तरह इन्होंने भी सारे स्लॉट्स यूज कर लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज या सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज राजस्थान के लिए अगर मैं बात करूं तो जॉश बटलर को इन्होंने रिटेन नहीं किया। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जॉश बटलर इस तरीके के प्लेयर नहीं लगते जो कि फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज मूव करे, या फिर उन्हें वो मूव पसंद है। और युजवेंद्र चहल जिसने 2021 से लेके 2023 2024 तक राजस्थान के लिए बहुत बेटर परफॉर्म किया है, उसके बाद युजवेंद्र चहल की शायद जरूरत नहीं है अब राजस्थान को। आरसीबी में भी सेम चीज हुई थी युजवेंद्र चहल के साथ। तो ये देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि एक प्लेयर जो कि परफॉर्म करता है और जो अपने बेस्ट पे परफॉर्म करता है एक टीम के लिए, एक फ्रेंचाइज के लिए, बट ना तो फ्रेंचाइज वो वैल्यू दे पा रहा है युजवेंद्र चहल को, ना इंडियन टीम दे पा रहा है, क्योंकि स्क्वाड में तो जगह मिलती है बट प्लेइंग 11 पे नहीं मिल पा रहा। और युजवेंद्र चहल का जिस तरीके से करियर जा रहा है, अब वो जो उनका पीक टाइम है वो तो उन्होंने स्क्वाड में रह के बिता दिया, बेंच पे बैठ। अब आगे क्या फ्यूचर है युजवेंद्र चहल का, नोबडी नोस, शायद उनको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि बंदा परफॉर्म कर रहा है, स्टिल वो रिजल्ट या फिर वो अपॉर्चुनिटीज डिजर्व नहीं कर पा रहा, तो अब उससे ज्यादा वो क्या करे। तो अब रिलीज प्लेयर की बात करें तो सबसे पहले तो जॉश बटलर का नाम आएगा, फिर शुभम दुबे एक प्लेयर है, फिर टॉम कॉलर कैडमोर करके एक प्लेयर है, रॉबमन पॉवेल है, फिर रविचंद्रन अश्विन को भी इन्होंने रिटेन नहीं किया है। ये भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि अश्विन के पीछे अब काफी टीम्स जाएगी। चेन्नई जाना चाहे, मे बी आरसीबी भी जा सकती है, क्योंकि आरसीबी को बॉलिंग यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, और आरसीबी के रडार में मुझे ऐसा लगता है अश्विन और चहल दोनों होने वाले, वॉशिंगटन सुंदर भी हो मे बी। तो इसके बाद आवेश खान को इन्होंने छोड़ा है, तनुष कोटियान को छोड़ा है, ट्रेंट बोल्ट को छोड़ा है। ट्रेंट बोल्ट को शायद ये रोकना चाहे, बट अब जब इन्होंने छोड़ दिया, राइट टू मैच इनके पास है नहीं, तो ट्रेंट बोल्ट के पीछे काफी टीम जाए। मुंबई भी शायद स्ट्रांगली ट्रेंट बोल्ट के पीछे जाए। पंजाब का कह नहीं सकते, क्योंकि पंजाब के ग्राउंड में शायद ट्रेंट बोल्ट को उतनी मदद ना मिले, बट उसके बाद नांद्रे बर्गर, युजवेंद्र चहल, केशव महाराज, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा और एडम जैम्पा। एडम जैम्पा को भी राजस्थान ने छोड़ दिया, तो एडम जैम्पा के पीछे मुझे लगता है कि गुजरात जाए, और आरसीबी को तो चाहिए, तो आरसीबी भी एडम जैम्पा के पीछे जा सकती है, क्योंकि विराट कोहली और एडम जैम्पा के जो नंबर्स हम देखते हैं, या फिर जो कंपैरिजन देखते हैं, या फिर मैचेस के पहले ये जो सिनेरियोज आ रहे होते हैं कि विराट कोहली को एडम जैम्पा ने कितने बार आउट किया, तो वो शायद आरसीबी ना चाहे। क्योंकि पंजाब का कोच अब रिकी पॉन्टिंग है, तो शायद एडम जैम्पा वहां पे भी जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कोच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो लेट्स सी कि एडम जैम्पा वगैरह को लेके क्या होता है दूसरी टीमों का माइंडसेट। अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स और आरसीबी, इस पूरी लिस्ट में ये दो टीम्स ऐसे हैं जिसने सबसे कम रिटेंशन किया। पंजाब किंग्स ने तो सिर्फ 2 किए, और पंजाब किंग ने जिनको रिटेन किया है वो है शशांक सिंह
और प्रभ सिमरन सिंह, दोनों अनकैप्ड प्लेयर, दोनों कुछ 4 या 4.5 करोड़ में दोनों गए हैं और पर्स जो इन्होंने स्पेंड किया है वो सिर्फ 9.5 करोड़ है। तो एक को 4 करोड़ मिले और एक को 4.5 करोड़। तो ये पंजाब ने स्पेंड किया और पंजाब जब आईपीएल ऑक्शन में आएगा तो जिस पर्स के साथ वो आने वाला है वो है 110.5 करोड़। और इंडियन प्लेयर्स का जो अवेलेबल स्लॉट इनके पास है वो सबसे ज्यादा 23, ओवरसीज प्लेयर्स के लिए स्लॉट इनके पास 8 है, राइट टू मैच इनके पास पूरे हैं 4 हैं, और रिलीज प्लेयर शिखर धवन, अब ये आईपीएल ऑक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी शायद क्वेश्चन हो, क्योंकि शायद रिटायरमेंट ले लिया। और उसके बाद हरप्रीत सिंह, रायली रूसो, जितेश शर्मा, जॉनी बेस्टो, ऋषि धवन, आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा को क्यों नहीं रिटेन किया ये समझ के परे, क्योंकि लास्ट ईयर पंजाब के लिए अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया था, एक तो शशांक सिंह और एक आशुतोष शर्मा थे, और इनका कैप्टन सैम करन को भी कर सकते थे। कैप्टन तो शिखर धवन भी थे, शिखर धवन को नहीं किया, सैम करन को कर सकते थे बट नहीं किया। तो आशुतोष शर्मा के बाद शिवम सिंह, सिकंदर रजा, अथर ताइडे, सैम करन, लेम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, अर्शदीप सिंह को इन्होंने छोड़ दिया, और अर्शदीप सिंह शायद इस ऑक्शन में सबसे महंगे जाए, बट इनके पास राइट टू मैच है तो वो यूज कर सकते हैं अर्शदीप सिंह के लिए। राहुल चहर को छोड़ा है, नेथन इलियस को छोड़ा है, हरप्रीत ब्रार को छोड़ा है, फिर हर्षल पटेल को छोड़ा है, कगीस और रबाडा को छोड़ा है। ले देखिए पंजाब किंग्स ने सबको ही छोड़ा है, 2 प्लेयर्स को छोड़ के इन्होंने हर किसी को छोड़ दिया। राइट टू मैच इनके पास 4 है और पैसे की तो कमी नहीं, और रिकी पॉन्टिंग साहब वहां पे हैं, तो मे बी पंजाब में हम एक बार फिर शायद ग्लेन मैक्सवेल को देख सकते हैं, डेविड मिलर को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी इनको भी चाहिए। इनको तो एक्चुअली में पूरी टीम ही चाहिए, और टीम इस बार प्लीज ऐसे बना लेना कि ट्रॉफी के एटलीस्ट कंटेंडर हो, लास्ट में मत खड़े हो जाना फिर से। और अब अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने रिटेन किसको किया है? विराट कोहली को, ऑब्वियसली, रजत पाटीदार को और यश दयाल को। आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ में किया है, और जो पर्स इन्होंने स्पेंड किया है वो 37 करोड़ है, और अवेलेबल जो इनके पास पर्स है वो 83 करोड़ है। इंडियन प्लेयर्स के लिए 22 स्लॉट अवेलेबल है, ओवरसीज के लिए 8, राइट टू मैच इनके पास 3 है, और रिलीज इन्होंने जिन प्लेयर को किया है ये भी उन टीमों में से है जिन्होंने अपने कैप्टन को रिटेन नहीं। फैफ डुप्लेसी को हटा दिया है, दिनेश कार्तिक रिटायर हो चुके हैं, और अनुज रावत को हटाया है, फिर टॉम करन को, कैमरन ग्रीन और विल जैक। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी यहाँ पे शायद गलत कर रहा है, और मे बी इस गलती को सुधारने का इनके पास अभी भी चांस है। राइट टू मैच कैमरन ग्रीन और विल जैक्स के लिए इनको यूज कर लेना चाहिए। विल जैक्स को लास्ट ईयर इन्होंने सही ढंग से यूटिलाइज किया नहीं था, कैमरन ग्रीन को भी इन्होंने सही ढंग से यूटिलाइज किया नहीं था, जिस तरीके से एलएसजी ने मार्कस स्टोइनिस को यूटिलाइज नहीं किया। तो आरसीबी यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, इन दोनों प्लेयर्स को इन्हें दोबारा से अपनी टीम में लेके आना चाहिए। और उसके बाद महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल को मे भी जाने दे सकते हैं, फिर आकाशदीप को छोड़ा है, मयंक डागर को छोड़ा है, लोकी फर्गसन को छोड़ा है, और इन्हें शायद नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इनकी पेस है इंडियन पिचेस पे वो उतने इफेक्टिव नहीं है, जितनी तेज डालते उतनी तेज मार खा सकते हैं। अल्जारे जोसेफ को तो बिल्कुल ही नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले वेस्ट इंडीज और किसी तो टीम का मैच चल रहा था, मैं भूल गया नाम, शायद इंग्लैंड का ही चल रहा था, और वहां पे अल्जारी जोसेफ अपने कैप्टन से बीच मैदान पे लड़ पड़े और 2 मैच का उनके ऊपर फाइन पड़ा। तो ऐसे प्लेयर का क्या करोगे जो मैच के बीच में, अगर विराट कोहली कैप्टन बनते, क्योंकि अभी आरसीबी का नहीं पता है कि वो कैप्टन किसको बनाने वाले, कैप्टन बाहर से लेके आएंगे या फिर विराट कोहली को बना दे। तो बीच मैदान में ये नहीं चाहिए कि विराट कोहली जो अब तक दूसरी टीम से लड़ रहे थे वो अपनी टीम से लड़े, तो अल्जारी जोसेफ को जाने दे सकते हैं ये। उसके बाद मोहम्मद सिराज को इन्होंने छोड़ दिया, ये सरप्राइजिंग था। अगर आरसीबी में कोई 2 प्लेयर जो कि फ्रेंचाइज के लिए खेलते थे, जिनके पीछे फ्रेंचाइज खड़ी हो सकती थी, वो विराट कोहली और मोहम्मद सिराज, और सिराज के पीछे फ्रेंचाइज ना खड़े होके ये गलत, ये सीरियसली गलत था। फिर करण शर्मा को छोड़ा है, स्वप्निल सिंह जिसने अच्छा परफॉर्म किया था आरसीबी के लिए, जितने भी चांसेस मिले थे उसको छोड़ा है, रईस टॉपली को भी छोड़ा है, टॉपली तो ठीक ही किया था, विजय कुमार वाइशाख को छोड़ा है। तो ये थी रिटेंशन की लिस्ट, और अब 24 और 25 को ऑक्शन होने जा रहा है, और ये भी बहुत सरप्राइजिंग है कि बीसीसीआई को ऐसी क्या आफत आ रखी थी कि रिटेंशन की लिस्ट दिवाली वाले दिन निकलवाई, और अब ऑक्शन की डेट मतलब 22 से लेके 25 तक, शायद से 25 या 26 तक टेस्ट मैच चल रहा है। अब ऐसी कौन सी आफत थी कि उस टेस्ट मैच के बाद ये ऑक्शन नहीं हो सकता था, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये ऑक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच जो कि एडलेड में है वो 7 तारीख से, और रोहित शर्मा
24 तारीख को इंडिया की टीम को ज्वाइन कर लेंगे पर्थ में। तो ये ऑक्शन बाद में हो सकता, बट सब कुछ एक साथ ही करना है। तो अब बात कर लेते हैं मार्की प्लेयर्स की भी। तो मार्की प्लेयर में जो सेट 1 है उसमें सबसे पहला नाम जॉश बटलर का है, फिर श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, और ये सारे बहुत हाई बिड पे जाने वाले। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के लिए मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ कि इन दोनों को कौन सी टीम अप्रोच करेगी, क्योंकि पंजाब को भी कैप्टन चाहिए, आरसीबी को भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, चाहिए तो है खैर काफी टीम्स को ये चाहिए श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी काफी टीमों को चाहिए, चेन्नई वाले शायद इनके पीछे ज्यादा जाएंगे, तो लेट्स सी। और अर्शदीप सिंह, अगर बॉलर्स की बात करें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्विंग है, बॉलिंग में विकेट्स लेते हैं, तो डेफिनेटली अर्शदीप सिंह भी हाई बिड में जाएंगे। और सेकंड सेट पे युजवेंद्र चहल, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। अब यहाँ पे सेकंड लिस्ट में जो डेविड मिलर हैं, सिर्फ इनका प्राइस 1.5 करोड़ है। बाकी जितने भी प्लेयर है 11 प्लेयर, उन सबका प्राइस जो बेस प्राइस है वो 2 करोड़ है। तो ये तो मार्केट की लिस्ट है और 24 और 25 को डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीमों के हेड कोच कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चेन्नई से स्टार्ट करते हैं। चेन्नई सुपर किंग के स्टेफन फ्लेमिंग है, और केकेआर के चंद्रकांत पंडित है, फिर जीटी के ऑब्वियसली आशीष नेहरा, मुंबई के महिला जयवर्धने, ये इस बार फिर से अपॉइंट हुए हैं, और आरआर के वापस एक बार फिर राहुल द्रविड़, पंजाब के रिकी पॉन्टिंग, और एलएसजी के जस्टिन लैंगर, और आरसीबी के लिए एंडी फ्लावर, और हैदराबाद के लिए डेनियल वेटोरी, और दिल्ली के लिए हेमंग बदोने। और इनके जो बॉलिंग कोच थे शायद मुनाफ पटेल को बनाया गया। तो लेट्स सी कि इस आईपीएल में इन सभी टीम्स के लिए क्या स्टोर्ड है। और जो 5 कैप्टन टीमों ने रिलीज किए हैं, वो तो एक श्रेयस अय्यर केकेआर से, फिर फैफ डुप्लेसी आरसीबी से, ऋषभ पंत दिल्ली से, केएल राहुल एलएसजी से, और शिखर धवन पंजाब से। तो ये 5 कैप्टन हैं जिनको इनकी टीम्स ने रिटेन नहीं किया है। तो अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स जिन्होंने अपना पे कट लिया है। तो सबसे पहला नाम पैट कमिंस का, 20.50 करोड़ से अब उन्होंने 18 में अग्री किया है। आंद्रे रसल ने 16 से 12 पे अग्री किया है। एमएस धोनी ने 12 से सीधे 4 पे अग्री किया है। फिर राहुल तेवतिया ने 9 करोड़ से 4 करोड़ में अग्री किया है, और शाहरुख खान ने 7.40 करोड़ से 4 करोड़ में अग्री किया है। तो ये थी आईपीएल की सारी न्यूज, और अब पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास या फिर आपके घर के आसपास आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा-सा खाना, थोड़ा-सा पानी, थोड़ा-सा प्यार ज़रूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और आसपास पेड़ ज़रूर लगाएँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।